गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। 68 बीपीएससी मेंस कंप्लीट हो चुका है। आज के इस वीडियो में थोड़ा सा मैं आपसे बात करूंगा जीएस में जो पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके ट्रेंड और उनके आंसर के ऊपर। सबसे पहली बात कि आप में जिसने भी मेंस लिखा है या नहीं भी लिखा है, पेपर तो ज़रूर देखा होगा बीपीएससी का। और शुरुआत में फिर यहीं से करना चाहता हूं, जो पीछे मुझे लग रहा कम से कम 20 बार मैं बोल चुका था कि अब बीपीएससी नहीं रहा। बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में आई, बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं भी आई। कहने का मतलब कि अब बीपीएससी को उतना हल्के में नहीं लें, उतना आसान नहीं समझें जितना कि अब तक 65-66 भी बीपीएससी तक समझा जाता था। अब बीपीएससी में भारी बदलाव हो गए। बदलाव हर लेवल पे, वो संरचनात्मक भी, वो प्रक्रियात्मक भी, वो उसकी गंभीरता को लेके, वो उसके ट्रेंड को लेके, हर तरीके के। और इन सारे बदलावों के पीछे कारण यही रहा कि कैसे ज़्यादा योग्य, ज़्यादा गंभीर स्टूडेंट्स को सिविल सेवा में शामिल किया जाए, जबकि कई लाख लोगों को आवेदन करना है, परीक्षा में बैठना है, कुछ 100 लोगों को भर्ती करना है। तो मैंने बार बार कहा कि फिर ज़्यादा अच्छे लोगों को चुनने का तरीका यही है कि हम एग्ज़ाम की गंभीरता को बढ़ाएं, एग्ज़ाम की कठिनाई को बढ़ाएं। तभी जो क्रीम या टॉप लेवल के लोग हैं हम उनको छांट पाएंगे। आसान पेपर होगा, आसान एग्ज़ाम होगा तो फिर सबके लिए आसान, उसमें फिर अच्छे बुरे का भेद करना मुश्किल हो जाता है। और जो कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, अब देख सकते हैं 66 मेंस से मैं कह रहा हूं कि ये चेंज देखने को मिला। 67 मेंस देखें और अब 68 मेंस आप देख लें। जब शॉर्ट लेंथ प्रश्न जोड़ने की बात हुई थी उसी समय मैंने कहा था कि अब आपको ज़्यादा सिलेबस कवर करना पड़ेगा, उसकी क्वालिटी भी बढ़ानी पड़ेगी। केवल मात्रात्मक दृष्टि से ही सिलेबस कवर करने से काम नहीं चलेगा, मात्रा भी बढ़ानी पड़ेगी। आप ये सोचें कि पुराने ट्रेंड के अनुसार 10, 12, 15 जो फिक्स टॉपिक थे वही होता था बिहार में ट्रेंड की हिस्ट्री के, बस ये 15-16 टॉपिक पढ़ लीजिए तो हो जाएगा, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। उसी तरह से पॉलिटी, उसी तरह से ज्योग्राफी, इकोनॉमी। लेकिन मैंने उसी दिन ये बात कही कि जब शॉर्ट लेंथ क्वेश्चंस को शामिल करने की बात हुई कि अब चूंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ेंगे तो नेचुरल सी बात है आपको अपने नॉलेज का दायरा भी बढ़ाना पड़ेगा, और वो दायरा दोनों लेवल पे बढ़ेगा। वो मात्रा के लेवल पे भी बढ़ेगा और वो गुणवत्ता के लेवल पे भी बढ़ेगा। मात्रा के लेवल पे मतलब अगर पहले आप 15 टॉपिक पढ़ते थे तब आपको 25 और 30 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। और उसी तरह से क्वालिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि शॉर्ट लेंथ प्रश्न में बहुत कम शब्द में आपको टू द पॉइंट अपनी बात कहनी होती है। और आजकल अब जो ट्रेंड हो गया है बीपीएससी में कि इतने करंट बेस्ड और अप्लाइड प्रश्न पूछ रहा है कि जब तक क्वालिटेटिव स्टडी आप नहीं करते तब तक नहीं हो सकता। कई लोगों को आई बात समझ में, कई लोगों को नहीं आई। खैर, लेकिन हमारा काम आपको सही रास्ता दिखाना, मार्गदर्शन करना है। मानना नहीं मानना आपकी मर्जी। या आपस में अलग अलग टीचर, अलग अलग कोचिंग में भी मतभेद हो सकते हैं। जिस संस्थान से मैं जुड़ा रहा पॉलिटी की क्लास के लिए, वहां भी मेरा कई बार इस बात को लेकर मतभेद हुआ। उन्होंने कहा पॉलिटी में बस ये ट्रेडिशनल आप 10-12 टॉपिक पढ़ा दें, 15 क्लास 18 क्लास में पॉलिटी खत्म कर दें, हो जाएगा। मैंने कहा कैसे हो जाएगा? नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ेंगे तो आपको नंबर ऑफ क्लास भी उसी रेशियो में बढ़ाने पड़ेंगे। स्टूडेंट्स का नॉलेज का लेवल बढ़ाना पड़ेगा, उनको ज़्यादा चीज़ें देनी पढ़ानी पड़ेंगी। लेकिन नहीं समझा लोगों ने। हाँ, अब लीपा पोती करने लगे वो अलग बात है कि नहीं हमने ऐसा कहा था या वैसा, लेकिन वास्तविकता से मुंह तो नहीं मोड़ा जा सकता। तो इतनी समझ अब आप में भी होनी चाहिए कि सही और गलत के बीच का भेद कर सकें। तो वास्तव में अब बीपीएससी
यूपीएससी के लेवल पे हो गया है। आपको तैयारी वास्तव में यूपीएससी के लेवल की ही करनी होगी, करनी चाहिए। जितना जल्दी इस बात को समझ जाएंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। 67 मीन्स में भी देखा था हमने और अभी 68 में भी कि फर्स्ट पेपर में जो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन होता है उसमें पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और जो सेकंड पेपर में पॉलिटी का सेक्शन है वहां से तो पूछे ही जा रहे हैं। 600 नंबर का जो जीएस होता है आपका, तो 38 नंबर के 3 क्वेश्चन तो सेकंड पेपर में आपको करने ही होते थे, मतलब 114 नंबर। 67 में फर्स्ट पेपर में 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे 38 नंबर के करंट अफेयर्स में, मतलब 76 नंबर, और तो 190 नंबर का पॉलिटी आया था। इस बार फर्स्ट पेपर में 1 प्रश्न पूछा गया करंट अफेयर्स में 38 नंबर, तो 114 और प्लस 38 152 नंबर का पॉलिटी, मतलब 600 में से 152 25% रोल है पॉलिटी का, अच्छी खासी भूमिका। और सबसे बड़ी बात, इस बार आप देखेंगे कि 3-4 क्वेश्चन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस से भी पूछे गए हैं बिहार में। मतलब कितने तरीके से देखिए चेंज हो रहा है। अब वास्तव में आप देखते हैं गवर्नेंस सिलेबस में नहीं है बिहार के जीएस में, यूपीएससी में है, यूपीपीसीएस में है, लेकिन यहां भी अब बिहार में गवर्नेंस से जुड़े प्रश्न पूछे गए। हालांकि आज मैं उन प्रश्नों पर चर्चा नहीं करूंगा, उनकी अलग से बात करूंगा। लेकिन देखिए, राष्ट्र संघ लोक प्रशासन नेटवर्क के शांति व सुदृढ़ संस्थाओं के प्रबंधन के सतत विकास उद्देश्य 16 के शासन आदेश का उल्लेख कीजिए। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस से जुड़े प्रश्न पूछे गए हैं। बिहार के अधिकार आधारित ई सेवा प्रदायगी परिदृश्य का वर्णन कीजिए। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 सुशासन कार्यक्रम की विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आपको पता ही नहीं कि सुशासन किस चिड़िया का नाम है, कैसे आप प्रश्न का आंसर लिख पाएंगे? अलग से चर्चा करूंगा गवर्नेंस के प्रश्नों पे। फिलहाल थोड़ा सा पॉलिटी के प्रश्नों पे बात करूं तो देखिए, आप फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन नंबर 5, उसका जो बी सेक्शन है पॉलिटी, आधी सदी पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए बुनियादी ढांचे के सिद्धांत के बारे में हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा आलोचना का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या आप समझते हैं कि यह बहस कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच निकट भविष्य में टकराव का मुद्दा साबित होगा? तर्क दीजिए। In the wake of its criticism by the Vice President of India recently critically examined the doctrine of basic structure given by the Supreme Court of India half a century ago. Do you think this debate will prove to be a point of clash between the executive and the judiciary in near future? Give arguments. जिन लोगों ने मेरी पॉलिटी की क्लास की थी, 68 मीन्स पॉलिटी के लिए मैंने जो क्लास ली थी, हूबहू उपराष्ट्रपति जी के संदर्भ के साथ ही मैंने इस टॉपिक को डिस्कस किया था। बिल्कुल एज इट इज डिस्कस किया कि हाल ही में उपराष्ट्रपति जी ने संविधान के मूल ढांचे की संकल्पना की आलोचना की है और कहा है कि एक लोकतांत्रिक देश में जनता की चुनी हुई संस्था संसद है और संसद सर्वोच्च है। संविधान के मूल ढांचे जैसा कुछ नहीं है। संसद जो कानून बना दे, जनता ने बहुमत देके भेजा है, वो अंतिम सर्वोच्च होना चाहिए। इसी संदर्भ में ही मैंने ये टॉपिक डिस्कस किया था। अभी भी हमारे ऐप पे वो क्लास पड़ी हुई है, वो नोट्स है। 1973 केशवानंद भारती मामले में संविधान के मूल ढांचे की संकल्पना आई थी। वहीं से न्यायिक सक्रियता की भी शुरुआत हुई और न्यायिक समीक्षा का दायरा भी बढ़ गया। और ये तीनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। संविधान के मूल ढांचे की संकल्पना, न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत और न्यायिक सक्रियता की अवधारणा। और उन्हीं तीनों संदर्भों में हमें इस प्रश्न की चर्चा करनी है। पिछले कुछ समय से आप देखेंगे तो कार्यपालिका न्यायपालिका में कई मुद्दों को लेकर टकराव चल रहा है, न्यायिक नियुक्तियों को लेकर टकराव हो रहा है।
उसी संदर्भ में हमारे उपराष्ट्रपति जी ने संविधान के मूल ढांचे की संकल्पना के ऊपर भी प्रश्न लगाया था। इतने करंट बेस्ड प्रश्न पूछ रहा है अब बीपीएससी, अप्लाइड प्रश्न, कि केवल आपको रटी रटाई जानकारी या किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होना, जब तक डे बाय डे क्या घटनाएं घट रही हमारे देश में उनकी जानकारी नहीं होती, उनका कॉन्टेक्स्ट, उनका संदर्भ पता नहीं होता। तो मूल ढांचे की संकल्पना क्या है हमें वो दिखाना है। कब आई थी ये संकल्पना, क्यों आई थी, चूंकि फुल लेंथ प्रश्न है, लगभग 400 शब्द में आपको आंसर लिखना होता है। कैसे संविधान के मूल ढांचे की संकल्पना आई, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता से जोड़ते हुए चर्चा करनी है मूल ढांचे की संकल्पना की, कौन सी बातें उसमें शामिल की गई हैं, और फिर वर्तमान समय में अब क्या मुद्दा है, क्यों राष्ट्रपति जी इस तरह की बात कर रहे हैं, कैसे कार्यपालिका न्यायपालिका में टकराव चल रहे हैं। प्रश्न में लिखा है आगे, क्या आप समझते हैं बहस कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच निकट भविष्य में टकराव का मुद्दा साबित होगा, चल ही रहा है टकराव, तर्क देना है। मूल ढांचे की संकल्पना का क्या प्रभाव पड़ा है, कैसे संसद की शक्तियां कम हुई हैं, कैसे न्यायपालिका की शक्तियां बढ़ी हैं, कैसे सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में टकराव की आशंका बढ़ गई। आपको ये सब दिखाते हुए आंसर लिखना है। हूबहू इसी तरीके से मैंने नोट्स आप देखें तो लिखा हुआ है आंसर, और इसी तरीके से हमने टॉपिक डिस्कस किया है पूरा। लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने हमेशा से अप्रोच यूपीएससी की रखी है। अभी भी कहता हूं कि जाग जाएं। अभी भी नहीं जागेंगे तो केवल अपने साथ नुकसान करेंगे, और कुछ टीचर और कुछ कोचिंग भी आपके साथ ऐसा ही कर रहे हैं। बहुत सारे कोचिंग और टीचर ऐसे हैं, मुझे नई नकारात्मक बात करनी चाहिए, लेकिन कई बार जरूरी हो जाती है बात करना, क्योंकि वो आपके हित में है। सावधान रहें ऐसे कोचिंग संस्थान, ऐसे टीचर से जो बीपीएससी को अभी भी बहुत हल्का, बहुत कमजोर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, अरे बीपीएससी तो क्या है, आसान है, बस ये 12 टॉपिक पढ़ लो हो जाएगा बीपीएससी का स्टैंडर्ड अलग है, पेपर का क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कम है। बिल्कुल नहीं। ऐसे कोचिंग, ऐसे टीचर आपके साथ सबसे बड़ा धोखा कर रहे हैं, सावधान रहें। उनके अपने स्वार्थ हैं वैसा करने के पीछे। उन्हें लगता है कि अगर वो ये कह देंगे कि बीपीएससी का लेवल अब यूपीएससी वाला हो गया है, तो उन्हें लगता है कि फिर आप उनके पास पढ़ने क्यों जाएंगे, आप जो यूपीएससी लेवल का पढ़ाते हैं उनके पास क्यों नहीं जाएंगे। तो चूंकि उनकी अपनी दुकान चलती रहे, जो कि केवल बीपीएससी के नाम पे चल रही है, तो इसलिए उनकी मजबूरी है ये कहना कि बीपीएससी अलग है, यूपीएससी अलग है, बीपीएससी का स्टैंडर्ड कम है। आपको मोटिवेट करना अलग बात है, लेकिन आपको अंधेरे में रखना अलग बात है। इन दोनों के बीच का अंतर आपको समझना होगा। एक ईमानदार टीचर आपको मोटिवेट करेगा, लेकिन अंधेरे में नहीं रखेगा। सच्चाई बताते जानते हुए मोटिवेट करेगा कि देखिए ये एग्जाम की डिमांड है, ये एग्जाम का ट्रेंड और नेचर है, और अब चलते हैं हम इसके अकॉर्डिंग तैयारी के लिए। तब वो टीचर आपके साथ न्याय कर रहा है, ईमानदार। तो हम ये नहीं कह रहे कि हम आपको हतोत्साहित कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई को तो जानना पड़ेगा। रेत में मुंह छुपाने से तो दुनिया बदलेगी नहीं। हाँ, अपने फायदे के लिए आपका नुकसान करें तो फिर तो नेचुरल सी बात है कि आपके साथ धोखा कर रहे हैं। और ऐसा कम से कम नहीं होना चाहिए, और इतनी जागरूकता और सतर्कता आपको खुद अब बरतने की जरूरत है, अगर आप स्पेशली तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी की। आगे बढ़ें। ये तो फर्स्ट पेपर में एक क्वेश्चन था जो करंट बेस्ड था। सेकेंड पेपर में तो आप देखते ही हैं कि 114 नंबर के 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। जनरल स्टडीज पेपर सेकेंड, और जैसा पहले ही बता दिया गया था आप लोगों को बीपीएससी चेयरमैन साहब की तरफ से कि अब शॉर्ट लेंथ प्रश्न भी पूछे जाने हैं बीपीएससी में। और मैंने बताया था, आप जान भी रहे थे कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस में लंबे समय से शॉर्ट लेंथ प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, और अब इस बार बीपीएससी भी वही पैटर्न फॉलो करने जा रहा था। वो हुआ वैसा।
शॉर्ट लेंथ क्वेश्चन जोड़ने का क्या प्रभाव पड़ा? तो एक तो नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ गए। पहले जहां एक क्वेश्चन लिखना पड़ता था आपको, अब 5 क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे। एक के 5 भाग हो गए, ए बी सी डी ई। ठीक है, शब्द उतने ही हैं, तब भी आप 38 नंबर के क्वेश्चन में लगभग 400 शब्द लिखते थे। अब भी इन पांचों को मिला के लगभग 400 शब्द ही लिखें आप, लेकिन तब एक लिखते थे, अब 5 लिखना है। तब एक बार सोचते थे, अब 5 बार सोचना है। अगर 2 मिनट सोचने में लगता था तो एक ही बार सोचना होता था, अब 5 बार 2-2 मिनट सोचना होगा। चलिए 1-1 मिनट भी सोचेंगे तो 5 मिनट जाएगा, पहले 2 मिनट ही सोचना था एक प्रश्न के लिए। 3 मिनट 3 घंटे में बहुत होता है, ये उन लोगों को पता है जिन्होंने एग्जाम दिया है। 1-1 मिनट कितना कीमती होता है। 3 मिनट में आधा पेज 1 पेज लिख जाता है। तो शॉर्ट लेंथ क्वेश्चन का मतलब कहा जाता है कि पेपर लेंथी हो जाता है, और हुआ कि वही। क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट मतलब 5 क्वेश्चन, फिर 2 नंबर 1 लिखिए, 3 नंबर 1 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में फिर 5 पार्ट, 5 लिखिए, 6 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में फिर 5 पार्ट और फिर 8 लिखिए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20। पहले जहां आप 8 प्रश्न लिखते थे, अब आपको इस बार 20 प्रश्न लिखने थे। 12 प्रश्न बढ़ गए, और उसमें भी जो क्वेश्चन नंबर 1, 4 और 7 है, उसमें ऑप्शन भी नहीं है। जितने हैं सब लिखने हैं। आता है तब भी ठीक, नहीं आता है तो खाली छोड़ें, लेकिन लिखना तो है, ऑप्शन नहीं। 2-3 में ऑप्शन है, लेकिन 2 में से कोई एक। पहले ये होता था कि 4 में से कोई 3 कर दीजिए, जो 3 आते हैं। अब 2 में से एक, अगर दोनों नहीं आती हो तो। पहले 4 में से 3 था, अब 2 में से एक करना है। खैर, अच्छे स्टूडेंट के साथ कम होता है ऐसा कि 2 में से एक भी नहीं आता हो, लेकिन कठिनाई बढ़ रही है। 20 प्रश्न हल करने हैं। 400 शब्द का जब आंसर आप लिखते हैं, एकदम तराजू में तौल के 400 वो कभी नहीं होते। कभी 20-50 कम हो जाते हैं और कभी ज़्यादा हो जाते हैं। अक्सर जिनको जानकारी उनके कम नहीं होते, ज़्यादा ही हो जाते हैं। एक ही बार ज़्यादा होंगे। अब 5 क्वेश्चन में 5 बार ज़्यादा होने की संभावना है। सोच के देखें, 8 नंबर का प्रश्न और 7 नंबर का प्रश्न है, मतलब 80 शब्द और 70 शब्द में आपको आंसर लिखना है। 70 शब्द मतलब 7 से 8 लाइन। जनरली एक लाइन में 8 से 10 शब्द आते हैं। थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है बातें, लेकिन ऑन एन एवरेज एक लाइन में 8 से 10 शब्द आते हैं। मतलब 7 से 8 लाइन में आंसर। सोच के देखें कि 7 से 8 लाइन में तो आप भूमिका नहीं लिख पाते थे, निष्कर्ष नहीं लिख पाते थे, और अब पूरा आंसर खत्म कर देना है 7 से 8 लाइन में। सोचना भी पड़ेगा, दिमाग में पूरा एक फॉर्मेट भी बनाना पड़ेगा। समय लगेगा कि नहीं लगेगा? और अगर 8 की जगह 10 लाइनें हो गई, 5 प्रश्नों में ऐसा हो गया तो इस लिहाज से भी समय आपका ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा? पहले एक ही प्रश्न में 20-30 शब्द बढ़ते, अब सब में 2-2 लाइनें बढ़ गई तो 100 शब्द बढ़ गए आपके। उस लिहाज से समय बढ़ गया। हर 5-5 मिनट बाद नया प्रश्न है, नए तरीके से सोचना है, दिमाग में फॉर्मेट करना है, पूरे दिमाग को खंगाल देना है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है, उसका समय बढ़ गया। और इसी का परिणाम कि पेपर लेंदी हो जाता है। ये सब एग्जाम की कठिनाई के ही डिफरेंट एस्पेक्ट और पहलू हैं। और इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि बच्चों वाला खेल नहीं है। सीरियसली ईमानदारी से तैयारी करनी पड़ेगी। अगेन बता दूं कि हतोत्साहित नहीं कर रहा हूं। आप जैसे लोग ही पास होंगे, आप में से ही पास होंगे, लेकिन
वही पास होंगे जो परीक्षा की जरूरत को समझते हुए तैयारी करेंगे, धोखा नहीं करेंगे, ना अपने साथ ना किसी और के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का है, भारत में गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता को आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषित कीजिए। एनालाइज क्रिटिकली द डायनेमिक सेक्युलरिज्म इन इंडिया। देखिए कितना अप्लाइड प्रश्न है, गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता। जब संविधान बना तभी से उसमें अनुच्छेद 25 से 28 आप देखिए धार्मिक स्वतंत्रता थी और उसके माध्यम से धर्मनिरपेक्षता की भावना थी, लेकिन प्रस्तावना में उस शब्द को हमने जोड़ा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इंग्लिश वर्ड सेक्युलरिज्म है, लेकिन हिंदी में वास्तव में हम उसे पंथ निरपेक्षता कहते हैं अपने देश के संदर्भ में, ना कि धर्मनिरपेक्षता। हमने पंथ निरपेक्षता को अपनाया है, धर्मनिरपेक्षता को नहीं। बताया है मैंने क्लास में कि पंथ निरपेक्षता सकारात्मक संकल्पना है, धर्मनिरपेक्षता नकारात्मक। हमारी जो पंथ निरपेक्षता है सकारात्मक है, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार। अब देखिए आप 8 नंबर का प्रश्न है, मतलब मोटा मोटी 80 शब्द, 8 लाइन, 9 लाइन, 10 लाइन, उसमें सारी बात कहनी है कि कैसे ये डायनेमिक सेक्युलरिज्म क्या है और उसको भी क्रिटिकली एनालाइज करना है। एक लाइन में धर्मनिरपेक्षता क्या है वो दिखा दें, 1 लाइन 2 लाइन में कैसे हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता के लिए प्रावधान किए गए, आर्टिकल 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता वो दिखा दें, और फिर उसके बाद व्यवहार में कैसे गत्यात्मकता है। तो एक तरफ हम कह रहे हैं सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार, दूसरी तरफ आरोप लगते रहे हैं अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण के। कभी रमजान में इफ्तार पार्टी होती रही है, कभी हज सब्सिडी दी जाती रही है, आजकल मंदिरों का शिलान्यास प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है और मुख्यमंत्री तीर्थ योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसमें 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्राएं करवाई जा रही हैं। तो कैसे समय के साथ धर्मनिरपेक्षता के मतलब बदलते रहे, व्यावहारिक स्थितियां, इसके डायमेंशन क्या हैं हम धर्मनिरपेक्ष, सभी धर्मों के साथ समानता, या दूसरे नकारात्मक है कि किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं, सरकार का अपना कोई समर्थित धर्म नहीं, राजनीति में धर्म की भूमिका नहीं। लेकिन क्या व्यवहार में ऐसा है? तो बिल्कुल नहीं। अभी देखिए रिसेंटली आप तो बजरंग बली के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं कर्नाटक में और बजरंग दल को बैन करने की बात हुई है। तो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में इस तरह की चीजें तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो तो रही हैं हमारे देश में। यही उसके गत्यात्मक मुद्दे हैं जो कुछ आपको उदाहरण के साथ, क्योंकि गत्यात्मकता की बात जब आ गई तो वो तो उदाहरण वर्तमान घटनाओं के साथ ही होगा आंसर, वो रटी रटाई किताबी ज्ञान से नहीं होगा वो डायनेमिज्म। संघात्मक शासन के डायनेमिज्म की हम बात करते हैं तो अब वो रटा रटाया आर्टिकल बंद थोड़ी होता है, उसमें तो फिर हमें हाइब्रिड फेडरलिज्म दिखाना पड़ता है और कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म दिखाना पड़ता है, तब होते हैं डायनेमिज्म उसके। मतलब आजकल क्या हो रहा है व्यवहार में वो। दूसरा देखें, भारत में क्षेत्रीय राजनीति अपनी भूमिका निभाती है, व्याख्या कीजिए। रीजनल पॉलिटिक्स प्लेज इट्स रोल इन इंडिया। रोल ऑफ रीजनल पार्टी हूबहू इसी तरीके से टॉपिक पढ़ाता हूं मैं, आपको पढ़ाया है कि कैसे भारत में मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है और उसमें राष्ट्रीय के साथ बहुत सारे क्षेत्रीय राजनीतिक दल भी हैं, क्या उनके सकारात्मक भूमिका है, क्या उनकी नकारात्मक भूमिका है। क्योंकि प्रश्न में उनका रोल है पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ लिखा नहीं है तो हम दोनों दिखा देंगे, 2 लाइन में पॉजिटिव भी 2 लाइन में नेगेटिव भी। तीसरा प्रश्न ट्रेडिशनल है, भारत के संविधान में सकारात्मक निर्देश देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के एक चार्टर के रूप में है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए।
द पॉजिटिव डायरेक्शंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर एज ए चार्टर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। तो ये तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हम देखते हैं कि मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की बात करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की, लोक कल्याण की, सामाजिक आर्थिक न्याय की, क्या है वो दिखा देना है आपको। अगला है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन क्षेत्राधिकार को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द जुडिशियल रिव्यू ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा की शक्ति अनुच्छेद 13(2) के संदर्भ में मूल अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा, मूल ढांचे को चोट तो नहीं पहुंच रही, जो कानून बनाया है उस कानून को बनाने का क्षेत्राधिकार था या नहीं था, सरकार के आधार पे किन किन आधारों पे न्यायपालिका समीक्षा करती है, बस वो दिखा देना है मैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक समीक्षा का क्षेत्राधिकार। और बिहार ने पिछले दशकों में अपनी राजनीतिक संस्कृति में सुधार देखा है। उदाहरण दीजिए, बिहार हैज विटनेस्ड इम्प्रूवमेंट इन इट्स पॉलिटिकल कल्चर इन लास्ट डिकेड्स, गिव एग्जांपल्स। तो पॉलिटिकल कल्चर संस्कृति क्या होती है? हमारे जीवन जीने का तरीका, रहन सहन, खान पान, बोल चाल, उठना बैठना। राजनीतिक संस्कृति मतलब राजनीति का क्या जीवन जीने का तरीका है, आसान शब्दों में कहें तो राजनीति की विशेषताएं, उसके लक्षण। प्रश्न है कि बिहार की राजनीतिक संस्कृति में बदलाव हुआ है। पहले आरोप लगते थे गुंडा राज, अपराधी राज, बेईमानी, भ्रष्टाचार, लेकिन अब पिछले कुछ समय से देखें आप तो बात होती है बिहार में सुशासन, शराबबंदी, वीमेन एम्पावरमेंट, इन सब चीजों की। काफी हद तक अपराधों पर रोकथाम। तो कैसे बिहार की राजनीतिक संस्कृति में बदलाव हुआ पिछले दशकों, मतलब स्पेशली संदर्भ है नीतीश कुमार जी जब से मुख्यमंत्री हैं तो उनके शासनकाल और उनके पहले के शासनकाल का, कि जंगल राज कहा जाता था पहले के शासन को, और अब सुशासन बाबू कहलाते हैं मुख्यमंत्री। गुड गवर्नेंस मॉडल, बहुत सारे काम किए गए हैं उसके लिए। तो कैसे ये बदलाव हुए हैं राजनीति में, बस क्या सुधार हुए वो दिखा देना है कुछ। क्वेश्चन नंबर 2, क्षेत्रीय परिषदों के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय हित की सर्वोपरिता प्रतिस्थापित है। भारत में क्षेत्रीय परिषदों की प्रकृति एवं कार्यशैली का उपर्युक्त कथन के परिप्रेक्ष्य में आलोचनात्मक दृष्टि से परीक्षण कीजिए। पैरामाउंसी ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इज enshrined in the zonal councils in the country. Examine critically the nature and working of the zonal councils in India in the light of the above statement. अगर आप ईमानदारी से रेगुलर अखबार पढ़ते हैं तो देखेंगे पिछले 4-6 महीने में एक एक करके सभी क्षेत्रीय परिषदों की बैठकें आयोजित हुई हैं हमारे देश में, और उसी संदर्भ में यह प्रश्न पूछा गया। इतने रिसेंट प्रश्न यूपीएससी पूछता था। बार बार मैं कहता रहा हूं, जीएस में 1 साल का करंट डेवलपमेंट अगर आपने अच्छे से तैयार किया है, प्री टू प्री, मेंस टू मेंस, तो आपको जीएस में बहुत दिक्कत नहीं होती है। सामने है उदाहरण, उपराष्ट्रपति द्वारा मूल ढांचे की आलोचना मुश्किल से 3 महीने 4 महीने पहले की बात। क्षेत्रीय परिषदों की बैठकें पिछले 6 महीने के 8 महीने के अखबार उठा के, मैगजीन्स उठा के देखें, उत्तर दक्षिण मध्य सारी क्षेत्रीय परिषदों की बैठक हुई है। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत गठन हुआ है क्षेत्रीय परिषदों का। अंतर्राज्यीय समन्वय की स्थापना में और विवादों के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं क्षेत्रीय परिषदें। गृह मंत्री पदेन अध्यक्ष होते, उन्हीं की अध्यक्षता में बैठकें हुई। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम मध्य क्षेत्रीय परिषद हमने बनाई है 5, एक उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है। उस क्षेत्र के राज्य उसके सदस्य होते हैं। उद्देश्य होता है आपसी विवादों का हल मिलजुल के समन्वय के माध्यम से सहकारी प्रतिस्पर्धी संघवाद की भावना को बढ़ाना। तो पूरा उसी के ऊपर प्रश्न पूछा गया क्षेत्रीय परिषद। देखिए कितना पूरे पॉलिटी में आप देखें, संविधान में तो क्षेत्रीय परिषदों का कहीं उल्लेख ही नहीं है। ये संवैधानिक नहीं बल्कि सांविधिक संस्थाएं हैं। जैसा मैंने बताया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम
1956 के तहत इनकी स्थापना हुई है। जब सेंटर स्टेट रिलेशन या केंद्र संबंध वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो वहां चर्चा होती है क्षेत्रीय परिषदों की। लेकिन अगर इस अप्रोच पे चलें कि बिहार में तो बस केवल 12 टॉपिक पढ़ लें तो हो जाएगा, तब नहीं पढ़ी जाती क्षेत्रीय परिषद। इवन ईमानदारी से बात करें तो 400 शब्द क्षेत्रीय परिषद पे लिख दें, ये तो यूपीएससी में भी गिने चुने लोग ही पढ़ते और पढ़ाते। लेकिन अब एग्जाम का ट्रेंड और पैटर्न ऐसा है कि आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते। अगर दूसरों से आपको लीड लेना है, अपनी तरफ से आपको सब कुछ पढ़ना है, बेस्ट और अच्छे से पढ़ना है, थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन इन एग्जाम्स में कोई शॉर्टकट होता भी नहीं है। तो रीजनल काउंसिल्स की भूमिका के ऊपर प्रश्न है पूरा आलोचनात्मक परीक्षा। हाँ, दूसरा प्रश्न है उसका जवाब। बिहार में तो एक पैट क्वेश्चन रहा है, अक्सर पूछा जाता रहा है, तो ये तो वही पढ़ा जाता रहा है। जाति राजनीति, कास्ट पॉलिटिक्स। जाति भारतीय राजनीति में एक भूमिका निभाती है। दशकों में इसके कामकाज में बदलाव आया है। आप पिछले कई दशकों में इसकी बदलती भूमिका को कैसे देखते हैं? क्या विकास का तर्क जाति के चरित्र को कमजोर करता है? अपने कारण दीजिए। हालांकि कहीं भी इसमें बिहार नहीं लिखा है, बिहार के संदर्भ में नहीं पूछा गया ये प्रश्न। जनरली बिहार के संदर्भ में ही पढ़ते हैं हम कास्ट पॉलिटिक्स, लेकिन ऐसा नहीं है कि कास्ट पॉलिटिक्स केवल बिहार में है। गुजरात में भी पटेल और पाटीदार को देख के ही राजनीतिक दल अपने प्रत्याशी खड़े करते हैं, और यूपी और एमपी और राजस्थान तो अछूता कोई नहीं है। हाँ, 19-20 का अंतर हो सकता है कि बिहार में थोड़ा ज्यादा, दूसरी जगह थोड़ा कम। अदरवाइज पूरे देश में राजनीति में जाति की भूमिका को नजरअंदाज, कर्नाटक में देखे तो लिंगायत और वोक्कालिगा और किस किस के बीच में तो हमेशा से जाति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रश्न चूंकि ओवरऑल है, बिहार नहीं लिखा है प्रश्न में, तो चर्चा भी ओवरऑल की जानी चाहिए थी। हाँ, हम बिहार के संदर्भ में एक पैरा जरूर इसमें शामिल करेंगे या करना चाहिए, लेकिन ओवरऑल भी चर्चा इसमें जरूरी है। पूरे भारतीय राजनीति में पूछा गया है कि भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका, कास्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया, ना कि कास्ट पॉलिटिक्स इन बिहार। बात करना है कास्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया। हाँ, एक पैरा उसमें हम जोड़ेंगे कास्ट पॉलिटिक्स इन बिहार का भी। तो सीधा सीधा प्रश्न, ये जरूर पढ़ा जाता है बिहार में। बिहार में जो 12-15 टॉपिक पहचाने जाते हैं तो कास्ट पॉलिटिक्स तो जरूर होता है उसमें। तो ये मान के चलता हूं कि भाई चलो सबने पढ़ा, मैंने पढ़ाया, बिल्कुल हूबहू पढ़ाया है कास्ट पॉलिटिक्स, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, कम्युनल पॉलिटिक्स। चूंकि ये कुछ टॉपिक तो बिहार के लिए हमने कहा वो 12-15 टॉपिक हैं, तो वो तो पढ़ाई गए हैं, ये उसी में से। हाँ, रीजनल काउंसिल्स वगैरह मैंने कहा ये उन 12-15 टॉपिक्स में नहीं होते हैं। अब हमें इन सबको भी पढ़ने की जरूरत है। थोड़ा डिटेल स्टडी जब तक नहीं होगी तब तक एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 3 है, यह भी संभावित था प्रश्न, इलेक्शन कमीशन या चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ। चूंकि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेके सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था आई थी, और ये भी बिहार के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक हमेशा से रहा है, रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन। अक्सर बिहार में प्रश्न पूछा जाता रहा है, हूबहू बिल्कुल इसी तरीके से हमने प्रश्न ये टॉपिक पढ़ा, रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन। आप देखें क्लास और नोट्स ऐप पे, तो फर्स्ट पार्ट प्रश्न का वही है, भारत के चुनाव आयोग ने चुनाव कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दशकों से चुनावों को स्वतंत्र निष्पक्ष बनाने में इसकी भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण, क्रिटिकली एग्जामिन करना था रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन को। इतने बड़े देश में जहां 142 करोड़ आबादी है, 90 करोड़ के आसपास वोटर हैं, और आजकल इतने शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो जाते हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो उसके कुछ सकारात्मक पक्ष भी दिखाने पिछले 70-75 साल, कुछ कमियां भी कि कैसे उसकी निष्पक्षता पे प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, ईवीएम की निष्पक्षता संदिग्ध है, कुछ उसकी कमियां भी दिखानी थी।
और सेकेंड पार्ट फिर इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर था कि बिहार में सेशन पूर्व और सेशन युग के बाद चुनावों के संचालन के संदर्भ में अपने उत्तर के कारण दीजिए, लोकतंत्र को मजबूत करने में कैसे योगदान देता है। तो जो इलेक्शन रिफॉर्म्स हुए बिफोर 96 और आफ्टर 96 फिर उसकी चर्चा करनी थी। टी.एन. शेषन जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हमारे देश के, जाने माने मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं, सबसे ज़्यादा इलेक्शन कमीशन को चर्चा में लाने वाले और सुधार करने वाले टी.एन. शेषन ही रहे। तो क्या सुधार हुए उनके पहले बाद में, क्या बदलाव हुआ, उसकी चर्चा कर लेंगे। लास्ट प्रश्न भी ट्रेडिशनल था। ये ट्रेडिशनल प्रश्न था राज्यसभा की संरचना एवं शक्तियों का विवेचन तथा संसद के द्वितीय सदन के रूप में इसकी भूमिका का उल्लेख। डिस्कस द कंपोजिशन एंड पावर्स ऑफ द राज्यसभा एंड आइडेंटिफाई इट्स रोल एज द सेकेंड चैम्बर ऑफ द पार्लियामेंट। एकदम सीधा सीधा प्रश्न, राज्यसभा की संरचना, शक्तियां और फिर द्वितीय सदन के रूप में उसकी भूमिका, आर्टिकल 249, आर्टिकल 312, उपराष्ट्रपति के संदर्भ में उसकी शक्तियां, क्यों जरूरत पड़ी द्वितीय सदन की, जल्दीबाजी को रोकने के लिए, राज्यों के हितों की रक्षा के लिए, तो वो सब चर्चा कर लेनी। तो इस तरह से ये पॉलिटी के प्रश्न, कुछ ट्रेडिशनल प्रश्न होते ही हैं हमेशा, लेकिन कुछ प्रश्न आप देखें कितने डायनामिक और करंट बेस्ड प्रश्न। सही तरीके से अगर तैयारी कर ली जाए तो एग्ज़ाम कठिन है, लेकिन पास भी आपके बीच में से ही लोग होते हैं, कोई अलग से नहीं। बस वही पास होते हैं जो एग्ज़ाम की ज़रूरत समझते हैं और सही तरीके से उस ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए तैयारी करते हैं। 68 तो हो गया फ्रेंड्स, अब 69 की बारी है। अभी से लग जाना चाहिए आपको। 68 अच्छा हुआ तब भी, अच्छा नहीं हुआ तब भी, 68 आपने दिया नहीं दिया, हर हाल में अब 69 में लग जाना चाहिए। और सलाह दूंगा कि अभी से अब आप क्वेश्चन के एग्ज़ाम के ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए तैयारी करें, हॉलिस्टिक अप्रोच से तैयारी करें, प्रयास हो कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस टॉपिक कवर हो, ना केवल मात्रा में बल्कि क्वालिटी में भी, ताकि दूसरों से आप बेहतर कर पाएँ और केवल परीक्षा में बैठे नहीं बल्कि परीक्षा में पास होने की संभावना भी रहे। 69 की तैयारी करने आप जा रहे हैं, पॉलिटी की क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी फुल जीएस भी हम शुरू करने जा रहे हैं बीपीएससी के लिए, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। पॉलिटी मॉड्यूल भी अभी तो 68 वाला ही रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। 69 के लिए फिर होगा, वो आपको उसमें मिल जाएगा। फुल जीएस भी शुरू करने जा रहे हैं हम जून फर्स्ट वीक में, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रयास यही है कि जो अब एग्ज़ाम का पैटर्न और ट्रेंड है उसको ध्यान में रखते हुए हम तैयारी करें। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में किसी और नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।